जनाब, पनामा का हंगामा, जेआईटी, पेशी पर पेशी, उसके बाद पेशी पर पेशी, और ये समझ में नहीं आ रहा कि अहले शरीफैन के शुरफा आखिरकार इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। जानेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, देखिए, आखिरी उस पे आ गई है, आखिरी सारी के सारे फेज पे आ गई है। दो तीन चीजें जो हैं जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे यहाँ जो डिस्कशन हो रही होती है तो नॉर्मली उसको लोग लीगली उसको डिस्कस नहीं करते, जिस बातचीत की सूरत हाल में डिस्कस करते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा इशू ये होता है जो आज उठाया गया कि वो जो कतरी जो है उसको जब तक आप नहीं बोलेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। पहली बात तो यह है कि कतरी जो है वो एक डिफेंस विटनेस है। डिफेंस विटनेस के सिर्फ समन जारी किए जाते हैं, सारी जिंदगी अदालतें समन जारी करती होती हैं। डिफेंस विटनेस जो होता है उसको गवाह जो होता है, जो कि पार्टी का गवाह होता है, उसको लाने की जिम्मेदारी डिफेंस के ऊपर होती है। वही लेके आए, वही लेके आते। तो फिर कतरी शहजादे को क्यों नहीं लेके आते? तो लाना चाहते नहीं ना। अच्छा। लाना चाहते ना, बहाने की बात है ना, कभी कभी कुछ कभी कुछ। पहली बात तो ये लोगों को अभी तक जो कंफ्यूजन है ना, ये दूर कर लेना चाहिए कि डिफेंस का विटनेस जी, ये जिम्मेदारी होती है उस लोगों की जो डिफेंस कर रहे। अपने लिए आप 4 विटनेस और ले जाएं बेशक, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आप डिफेंस के एलिबाई जब क्लेम करते हैं कि मैं फलां जगह मौजूद नहीं था, तो आप उस टीचर को लेके जाते हैं कि जनाब ये मेरा टीचर, इसने मेरी हाजिरी आई थी स्कूल की और इसको आप रख लें। ये एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इससे आप एक लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, ये जो जेआईटी है, ये बुनियादी तौर पर कोई सीआरपीसी के तहत या किसी रेगुलर लॉ के तहत बनी, ऐसा नहीं है। सीआरपीसी बुनियादी तौर पर बनी है सुप्रीम कोर्ट की 187 के तहत इख्तियार से। अच्छा, 187 का इख्तियार जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर वो काम करना है जिससे इंसाफ जो है वो डिलीवर हो सके। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ से रूल ऑफ जस्टिस की तरफ। रूल ऑफ लॉ ये है कि 400 असेंबली के अरकान अगर ये कानून पास कर देते हैं कि हर शुगर मिल लगाने वाला टैक्स से एग्जेम्प्टेड है और उसने शुगर जो बेचता है वो टैक्स देंगे, यानी उनका भी टैक्स जेब में खाएगा, तो ये बेसिकली जस्टिस नहीं है, लेकिन कानून है, रूल के तहत। लेकिन जस्टिस ये कहता है कि नहीं, आप उसके अगर कानून जस्टिस ये कहता है कि आप उसको फैसले को बदलो, ठीक उसके एसेंस के मुताबिक लेके जाओ। इसके अंदर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग जो होती हैं जिसके अंदर ये उसके बेसिकली उसके तहत उसको इख्तियार हासिल है जीआईटी को। यही वजह है कि शरीफ फैमिली में से कोई एक शख्स भी उसने डिनाई नहीं किया जाने को। आज जो तिलमिलाए हैं इस्हाक डार साहब, उसकी बुनियादी वजह नवाज साहब इस्हाक डार साहब ज्यादा तिलमिलाए हैं। इस्हाक डार साहब के तिलमिलाने की बुनियादी वजह यह है कि इस्हाक डार साहब ने एक डिफेक्ट किया था अपने क्लैन से, और तफ्तीशी जो है उसको मैं जानता हूं जिसने तफ्तीश की थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तफ्तीशी को मैं जानता हूं। अच्छा, चलें, ठीक है। तफ्तीशी के साथ उन अफसरों को भी मैं जानता हूँ, ज्यादा मुझसे नौकरी में था जी। तो हमने उससे पूछा कि भाई किया क्या कि जनाब बोल गए डार साहब? हाँ जी। उन्होंने कहा जनाब के करना सी, हमने सिर्फ कहा कि आपका जो बाबा जी है ना वो तो चला गया अपना जद्दे, आराम से आपको छोड़ गया अकेला। हाँ जी। आई जस्ट सेड दिस, और ये टूट गए, और ये टूटने का जो मर्जी मैं सारा कुछ बताने को तैयार। अंदर की कहानी। हाँ, मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, इसको ये तफ्तीशी को जब अटॉर्नी जनरल थे ना, खोसा साहब, क्या नाम थे, जुल्फकार खोसा। अच्छा, तो जब अटॉर्नी जनरल थे तो उस जमाने में ये केस सारा चौधरी शुगर में सारा आया था उस जमाने के अंदर, उनके पास भी जब चले, तो उन्होंने भी, मुझे याद अच्छी तरह, उन्होंने भी तफ्तीशी को बुलाया था। हाँ। और वो भी मेरी बात को सेकंड कर सकते हैं कि उसने भी यकीन नहीं बात की होगी कि हम तो यही कहा था जनाब बुजुर्ग थोड़े ना सके ने तो जनाब। और उसके बाद मैं एक ऐसे बहुत बड़े आदमी को जानता हूं जी कि जब इन्होंने इस्हाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि दे के आ गए थे, 20 तारीख को रिहा हुए हैं, 25 तारीख को, 21 की अप्रैल 25 को मजिस्ट्रेट खाने पेश हुए। तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा, मिलने के लिए गए, तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके बहुत क्लोज हैं, आजकल इतने क्लोज नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे कुछ ऑफर शॉफर हुई है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सोच लें, ऑफर तो वो तो चले गए, आप तो पता नहीं वापस आते गए। इन बिटवीन इनकी किस्मत अच्छी या बुरी, मैं नहीं कह सकता, कि उन्होंने एक जद्दे का टूर लगा लिया, और उस दौरान फिर रिश्तेदारी भी हो गई और सारा कुछ ये चीज़ हुई। उसमें इन्होंने 164 का एक बयान दिया हुआ है। अब होता क्या है, मुझे आज थोड़ा सा जेआईटी के बारे में थोड़ा सा मसला है कि जेआईटी को उनको बुलाना नहीं चाहिए था। अच्छा,
उससे केस कमजोर हुआ है? नहीं, केस कमजोर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बुलाया होगा ना तो उन्होंने 164 की स्टेटमेंट के बारे में ये नहीं पूछा होगा कि आपने क्या कहा, क्या क्या कहा, कैसे कहा, ये नहीं पूछा होगा, ये बिल्कुल नहीं पूछा होगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि 164 का स्टेटमेंट जो होता है, जिसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाता है, ये दुनिया में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक आदमी अगर 15 दिन रिमांड में रहता है, पुलिस मार मार के उनका अगर हशर भी किया हो तो वो कहता है मैं कन्फेशन करता हूं, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं। मजिस्ट्रेट उसके सामने 6 सवालात रखता है। अच्छा। क्या ये बयान तुम जो अपनी मर्जी से देने आए हो? पहले बात तो पुलिस को निकाल देता है कैमरे से। अच्छा। कोई बंदा नहीं होता, अकेला वो होता है। ठीक। फिर वो कहता है क्या ये इस बयान को तुम समझते हो कि तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? अगर वो कहता है हाँ। क्या तुम्हें पर कोई लालच शदत हो, तुम्हारे पर कोई पुलिस ने कुछ शदत नहीं किया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा? ये 6 सवाल करने के बाद इत्मीनान से हथकड़ी उसकी खोल दी जाती और उसके बाद उस बंदे को कहा जाता है अब तुम अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हो। वो 164 का बयान रिकॉर्ड कराता है, वो बयान उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, उस पर मजिस्ट्रेट अपने दस्तखत करता है और वो सील होके वो एक जमाने में हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता था। सही। इस बयान के ऊपर मजिस्ट्रेट के ऊपर जिरा होती है अदालत में। अच्छा। ठीक ठीक। बयान देने वाला जो है उसका केस क्लोज हो गया, अब मजिस्ट्रेट का काम है। अब होना क्या चाहिए था जो नहीं हुआ और जो अब मेरा ख्याल है होगा, जिसकी वजह से नून लीग का मसला बना हुआ है। होना यह चाहिए था कि मसलन आप कहते हैं कि मैंने एक कत्ल किया था, उसके लिए फलां दुकानदार जो था उससे मैंने चाकू खरीदा, उसके बाद चाकू खरीद के मैं उस घर के पास वहां इस पास चौकीदार के पास बैठा रहा, मैंने चाय पी, लिफ्ट का दरवाजा खुला, 2 लोग आ रहे थे, मैं उनके अंदर दाखिल हुआ, कमरे में गया, वहां वो अकेला था, वहां जाके मैंने उसको मारा, बाहर आया, चाकू धो के फलां जगह चाकू को फेंक दिया। ये आप जब स्टेटमेंट दे देते हैं तो आप चले जाते हैं जेल। पुलिस करती क्या है, इसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस के पीछे पड़ जाती है कि भाई उस दुकानदार का बयान रिकॉर्ड करो कि जिससे आपने चाकू लिया जी। फिर उस चौकीदार से पूछो अब आया था, कितने लोग थे, फिर देखो लिफ्ट में लोग आ रहे थे, फिर वहां जाओ, फिर चाकू ढूंढो, ओवरऑल सारा कुछ ये होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब होना यह चाहिए था कि इनका जो 164 का बयान आया था नवाज मुशर्रफ के जमाने में, उसके ऊपर होना चाहिए था वो जो अकाउंट खुले थे वो कहां थे, किधर थे, क्या थे, जिसके ऊपर आजकल रहमान मलिक की आजकल मेरा ख्याल है कल उसने भी दिखाया है अपना, आज नदीम मलिक भी दिखा रहा था, और वो जावेद कियानी जो था उसने किस तरह वो अकाउंट खोले और कैसे उसमें 34 लाख डॉलर की अमाउंट वहां पर जमा हुई, फिर अमाउंट वो कैसे ट्रेवलर चेक के साथ ट्रांसफर हुई और कैसे वो सारा ये होता है एविडेंस। उस पर एविडेंस इकट्ठा किया था रहमान मलिक ने, इसीलिए वो चीखे हैं कि हमारे बदतरीन दुश्मन को लाके, और बदतरीन दुश्मन तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA था, और ये सब तो उसमें एक मैं अपना फाइंड अप करता हूं उसके बाद आप। अच्छा, अब इसके ऊपर ये है एक और चीज हुई है, एक और चीज हुई है जिसपे आज जो किरमानी साहब चीखे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे ऑथेंटिकेटेड अटेस्टेड। अच्छा। GIT ने एक और ऑर्गेनाइजेशन हायर की है, एक फर्म हायर की है ओरिजिनल। अब लंदन की सोसाइटी बड़ी ट्रांसपेरेंट है जी। अगर आप जाके वहां कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि फ्लैट नंबर फलां 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 4 जो है इसके बिजली का बिल कौन जमा कराता रहा है और कितने अरसे से जमा कराता रहा है, तो वो आपको पैसे देंगे, आपको मिल जाएगी। इसका पानी का बिल कौन जमा कराता है, वो पैसे देंगे, मिल जाएगी। किसके अकाउंट से जमा होता है, ये यहाँ रहता कौन रहा, उसके गार्ड की पेमेंट कौन करता है, वो मिल जाएंगे। ये कब म्यूटेशन हुई, कब, ये वो सारे वो कहते हैं हमने जमा करा दिए। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट कॉन्ट्ररी निकले जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, तो ये मसला जो है बहुत संगीन हो जाएगा। राइट, देन इट विल बी अ केस ऑफ फोर्जरी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और ये सब ये बताइए, ऐसा क्या है JIT के अंदर कि जाते हुए लोग बड़े खुशी खुशी जाते हैं, अंदर से होके आते हैं तो अच्छा, एक और जो है जो सारे कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है कि हमारे ये तो जाती कारोबार जो है ये उसकी वजह से इसके उसकी हो रही है। नहीं, ये तो हमारे जाती कारोबार है, तो जाती कैसे हो गए? पहली बात तो ये है, आप एक वजीर चीफ सेक्रेटरी के बेटा कारोबार कर रहा होता है अचानक जी, बहुत बड़ा कारोबार जी, आप तो चीफ सेक्रेटरी को पकड़ लेते हो, बेटे से पूछते बेटा बताओ पैसे कहां से आए तुम्हारे पास जी। तुम्हारा बाप जो था वो तो सेक्रेटरी जब इरिगेशन लगा था उस वक्त तो तुम्हारा कारोबार नहीं था, उसने यकीनन जमीनें बेची होंगी इरिगेशन की,
तुम्हारा बाप जो था फैक्ट्री फॉरेस्ट लगा था उसे, तो पूरे का पूरा चार्टर निकाल लेते हैं। देखना ये होता है कि आप ये बताइए कि जिस वक्त आप वज़ीर आला बने थे, जब वजीर फाइनेंस वजीर थे, उस वक्त आपकी कुल कायनात क्या थी जी, और उसके बाद आपके बच्चे कैसे अमीर बन गए। तो इस तरह ये आपका जाती कारोबार नहीं होता। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं जो होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस होते हैं, वो हमेशा बीवी के नाम पे, बेटे के नाम पे, बच्चों के नाम पे, इवन सालों के नाम पे, और साले तो मैंने देखा खा गए, पैसे खा गए निकल जाते हैं। हमारा एक डीसी होता था, उसने साले के नाम पर जायदाद बनाई, सारी जायदाद सारा लेके भाग गया, वो बेचारा पागल हो गया, कपड़े टुकड़े इकट्ठे कर रहा होता था कोयटे की सड़कों के ऊपर। मतलब मैं आपको ये सिर्फ 4-5 साल की मैं इसकी कारकर्दगी बताता हूं। अब देखें, मतलब यह है कि आज तक 30 सालों में नवाज शरीफ के जो अंडर जेर साया ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको बहुत ट्रेंड लोग हैं ना, बहुत ट्रेंड। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इतनी ट्रेंड है कि व्हाइट कॉलर क्राइम करने में अपना सानी नहीं रखते। अच्छा। तो इनके ऊपर कभी आज तक हाथ डला ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी पर जाके फौज के साथ मिल जाती है और वो इनके भी जुर्म छप जाते हैं, उनका भी छप जाता है। मतलब ये 4-5 चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, यही गिन ली जाए ना, कलमा चौक के अंडरपास की जो अदायगी का रिकॉर्ड है, 1 अरब 97 करोड़ ये ऑर्डर डिपार्टमेंट मांगता रहा, इन्होंने नहीं दिया। अच्छा। 3 साल तक वो मांगते रहे, नहीं दिया। आखिर में कहा कि वो तो जल गया LDA की बिल्डिंग, और वो जली तो बाद में है, तो इनकार तो तुम पहले करते आ रहे हो। वाला कोई नहीं। ठीक, डेंगू का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, डेंगू स्प्रे का 1.5 अरब रुपए का स्कैंडल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा असेंबली की कार्रवाई में जनूबी पंजाब के 30 अरब रुपए जब अप्रोप्रिएट हुए थे मेट्रो स्कीमों के अंदर, ये वो सस्ती रोटी के ऊपर इतना कुछ लिखा जा चुका है दुनिया के अंदर। आशियाना का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर 2700 घर बनाने थे, 289 घर बनाए, 16 मॉडल घर बनाने थे, 8 सरगोदा में, 8 जेलों में, आज तक नहीं बने। पेमेंट वो किधर गया पैसा? एक और मजेदार बात, सिर्फ एक जो महकमा है ना हाउसिंग का, जो सबसे कम इश्तिहार देता है, उसके इश्तिहार 1 साल में 77 लाख थे और अगले साल 3,500 गुना यानी 6.5 करोड़ रुपया बने हैं। कमर्शलाइजेशन पे लगा। अच्छा, रोज शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम उनसे पकड़ो जिनको कर्जे माफ कराएं, उनसे पकड़ो उनसे कर्जे माफ कराएं। 2008 से लेकर 2016 तक पंजाब बैंक ने 150 करोड़ के कर्जे माफ किए जी। और आप लिस्ट दें। और एक और मैं मजेदार बताऊं, असेंबली में एक जो PAC होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा जी हमने इतने अरसे के अंदर तकरीबन इन लोगों से तकरीबन 200 अरब रुपया के करीब, हाँ 200, एक सेकंड में गलत ना बोल जाऊं वरना फिर चीखेंगे, हाँ 200 अरब के करीब हमने उसको उनसे रिकवर किया। ठीक, उसके ऊपर ये आज का, हालांकि इनकी अपनी रुकन है, उसने कहा अच्छा ठीक है तुमने ठेकेदारों से पैसा लिया सारा हमने रिकवर करके दिया, बहुत बड़ी अमाउंट है। इनकी जो खातून है उस्मा बुखारी, उसने कहा इनके नाम तो बताओ किनसे रिकवर किया है। और ये रिकवर किया है ना किसी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई, ना किसी डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कार्रवाई, ना किसी ठेकेदार के, रिकवर कर लिया। इसका मतलब है 200 अरब की बदयांती हुई थी। तो ये होते हैं चीजें। पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने वाला रोड 3 दफा कंस्ट्रक्ट हुआ है। छोटी छोटी चीजें कट कहां से किया गया? प्रोजेक्ट पंजाब, साउथ पंजाब के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे पैसा हेल्थ कट होता रहा है सब। लेकिन मसला यह है कि जिस दिन कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने वाला आ गया और जिस दिन ये लोग उस पर ना हुए, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं बताना नहीं चाहता, एक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन होता था इसी आशियाना हाउसिंग के ऊपर, एक MPA ने बकायदा वजीर आला के बारे में बकायदा उसके सामने स्टेटमेंट दे दी थी कि मैंने उसको पेमेंट करनी थी तो मैंने इनकार कर दिया। कसूर का MP है, ठीक, उसने कहा कि मैंने गाड़ी में बिठा लिया और कहा तुम्हारे बाप के पैसे थे अगर तुम दे देते उसको, गवर्नमेंट के पैसे थे तो, जिस पर उसके ऊपर बकायदा DG साहब शिफ्ट हो गए, वो OSD बन के बैठा रहा। अच्छा, हाँ, और आजकल वो चला गया, मैं नाम लेना चाहता इसलिए कि अभी तक वो अफसरों की शामत आ जाएगी। राइट, लेकिन मैं ले भी सकता हूं नाम, मुझे कोई डर भी नहीं, लेकिन वो बेचारे मेरी वजह से शामत में क्यों आए। राइट, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के दौरान आप यकीनी तौर पर कमर्शियल्स देखते हैं, कमर्शियल जरूर देखिए लेकिन इखलाक बाख्ता कमर्शियल्स नहीं। ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।